अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएन रिएक्शंस को, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, जिसमें SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एसएन रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो कि इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हम जिस भी अल्काइल रेडिकल का जिक्र करते हैं उसको हम लिख लेते हैं RX करके। ठीक है, अब हमें पता है कि जो X है ये हैलोजेंस है, और हैलोजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की या अपने पास रखने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं। इसकी वजह से हमें पता है कि जब भी किसी दो चीज़ों के अंदर बॉन्डिंग हुई होती है, जैसे कि ये A है और ये B मॉलिक्यूल है, अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग है तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन A से आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन B से आया होगा, आपस में इनकी शेयरिंग हुई होगी, और ये इस तरह करके, या हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इस तरह करके इनका पेयर बना होगा। बट यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एक इसका होता है और एक इसका होता है। बट होता यहाँ पर यह है कि ये जो हैलोजन है ना, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत रखता है। दैट्स वाई इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते ही है, लेकिन ये इस रेडिकल के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास बुलाने की सलाहियत रखता है, अपने पास खींचने की सलाहियत रखता है। और इसकी वजह से होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों इसके पास आ जाते हैं, इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये जो R है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, लेकिन ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये बॉन्ड इसी तरह बना रहता है। बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं वो इस हैलोजन के पास मौजूद होते हैं, और ये वाला जो है ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। और इसके अलावा अगर देखा भी जाए तो इसका जो साइज़ होता है ना, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल साइज़ या कहा जाए तो एटॉमिक साइज़, वो इसका छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये जो रेडिकल्स होते हैं ना, इनके शेल्स या इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स खींचने की सलाहियत ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ हो जाती है। और इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, या इसको हम कह सकते हैं कि पोलैरिटी, इस मैकेनिज़्म को कह सकते हैं कि यहाँ पर पोलैरिटी आ जाती है। और इसके नतीजे में होता क्या है कि ये R और इस तरह के जो X बना होता है ये टूट जाता है। टूट के क्या बनता है, एक R पॉजिटिव बनता है और एक X, इस तरह करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके ये बाहर निकल जाता है। अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल गया तो इसको नाम हमने क्या दे दिया कि ये एक हैलाइड आयन है। अब वो हैलाइड क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि ये क्लोराइड आयन है, या ये ब्रोमाइड आयन है, या फिर ये आयोडाइड आयन है। और ये जो R+ है या R पॉजिटिव है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयन हमने क्यों कहा, या अगर अभी तक नहीं ये समझ पाता है कि R क्या चीज़ है, तो R जो है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। अब वो मीथ भी हो सकते हैं, मतलब एक कार्बन वाले भी हो सकते हैं, ईथ भी हो सकते हैं, मतलब दो कार्बन वाले, और ब्यूट और पेंट और फिर नॉन और डेक करके 10th तक ये कंपाउंड्स जो है वो चले जाते हैं। तो वो सब यहाँ पर R में आते हैं। तो ये मैकेनिज़्म उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि पोलैरिटी जो है वो अल्काइल हैलाइड्स में मौजूद होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी एसएन रिएक्शन की, यानी कि ये एसएन रिएक्शन जो है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होना पहले NS था, लेकिन उल्टा लिखा हुआ या सीधा लिखा हुआ है जो भी है, बट याद ये रखें कि SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल electron efficient species replaces the weak nucleophile of the substrate is termed as nucleophilic substitution reaction। तो पता ये चला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर दो न्यूक्लियोफाइल होंगे। एक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होने के मतलब ये है कि उसके पास बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। दूसरा जो है वो वीक होगा, मतलब उसके पास स्ट्रॉन्ग के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होंगे, और वो जो है रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि
जो एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है या एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, उसको उसकी जगह से निकाल के बाहर फेंक देगा और ख़ुद उसकी जगह पे आके लग जाएगा। तो ये बेसिक मैकेनिज़्म है एसएन रिएक्शन का। तो अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ तो अभी नहीं चलेंगे, सबसे पहले हम इसके न्यूक्लियोफाइल्स को देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की भी डेफिनेशन यहाँ मौजूद है कि न्यूक्लियोफाइल इज़ अ केमिकल स्पीशी इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ और मॉलिक्यूल। यानी कि न्यूक्लियोफाइल किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एक केमिकल स्पीशी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखती है ताकि बॉन्ड बनाया जा सके। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर ये जो OH है ना, ये पार्शियल नेगेटिव होता है और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अब न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन पे अगर गौर करें तो वो थी क्या कि केमिकल स्पीशी किसके अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये है एक पूरा मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एक केमिकल स्पीशी जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखती है। हम सब जानते हैं, जब हमने बचपन में क्लासेस में पढ़ी थी कैटाइंस और एनाइंस वगैरह, तो हमने पढ़ा था कि एनाइंस क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन्स का जो गलबा होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज आता है। बिल्कुल इसी तरह जब इस पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंसी मौजूद होगी, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होगा। अब बिल्कुल इसी तरह हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे टेबल में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये चार्ट स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप, थायोल है यानी कि SH सल्फ़र और हाइड्रोजन। आगे चलें तो नाइट्राइल है यानी कि CN साइनाइड। इसके बाद है ईस्टर। ईस्टर का मतलब होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि COO उसके अंदर आ रहा हो और पहले भी एक रेडिकल हो बाद में भी एक रेडिकल हो यानी कि RCOOR। इसके बाद आगे चलें तो ईथर। ईथर का मतलब एक कार्बन की चेन के दरमियान में ऑक्सीजन एटम आ जाए तो वो ईथर है। और मज़ीद आगे चलें तो ये प्राइमरी अमाइंस हैं। प्राइमरी अमाइंस भी हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, बट अभी सिर्फ ये इतना याद रखें कि जिसमें ये अमोनियम ग्रुप आ जाए NH3 वाला तो उसको हम कहते हैं अमाइंस, ठीक है। तो ये सब है रिएजेंट्स और इन रिएजेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये अभी इस तरह समझ नहीं आ सकते। ये उस वक्त समझ आएंगे जब हम SN रिएक्शंस का पूरा मैकेनिज़्म समझ लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा था। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिएजेंट्स के नाम दिए हुए हैं, नीचे एक और टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर अगर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो OH था, OH का मतलब O हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये। अब OH जो है वो हमें चाहिए, बट OH हमें इस तरह हवा में उड़ता हुआ नहीं मिलेगा। हमें कोई ना कोई कंपाउंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें OH मौजूद हो, तो उस कंपाउंड में से जो OH है ना वो रिएक्शन कर लेगा। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम सिर्फ OH नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे KOH यानी कि या फिर NaOH, ठीक है, और उसमें से OH को यूज़ करेंगे खाली। मज़ीद आगे चलें तो KSH यानी कि पोटाशियम थायोसाइनाइड, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अंदर जब हमने ये थायोल को ग्रुप को यूज़ करना है तो हम उस वक्त ये यूज़ करेंगे जब हमें साइनाइड चाहिए या नाइट्राइल चाहिए, तो हम जो है ये सोडियम नाइट्राइल को यूज़ करेंगे। इसी तरह जब हमें ईस्टर्स चाहिए तो हम यहाँ पर सोडियम या जो भी इसका नेम बनता है ईस्टर को यूज़ करेंगे। मज़ीद नीचे चलें तो सोडियम के साथ यहाँ पर ईथर भी मौजूद है, O बीच में आ गया। इसके बाद मज़ीद आगे चलें तो ये हमारे पास सोडियम अमाइन मौजूद है जो कि एक प्राइमरी अमाइन है। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये आती है कि ये एक यूनिमोलिक्यूलर SN रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले SN जो है ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म ये बनती है। और यूनिमोलिक्यूलर का मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक रिएजेंट काम करेगा। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी रिएजेंट्स होंगे ना वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके
जो है वो अपनी मॉलिक्यूलैरिटी को शो करेंगे, यानी कि अपने रिएक्शन को शो करेंगे। अब हम इसका मज़ीद आगे मैकेनिज़्म देखेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप करके रिएक्शन कैसे शो किया जाता है। और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि ये फेवरेबल है, यानी कि ये ज़्यादातर होता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को हम थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, और इनकी डिटेल हम पहली एक वीडियो में भी देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्रिपरेशन की भी बात की थी। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी उनका मेन कार्बन होगा उसकी 3 वैलेंसी किसी अल्काइल रेडिकल से अटैच होनी चाहिए, और एक उसके अंदर जो है वो हैलोजन का एटम यानी कि एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मिथाइल लगा लेते हैं। मिथाइल के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये टर्शरी मिथाइल हैलाइड बन जाएगा क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी एक अल्काइल से अटैच है, ठीक है। बाकी और मज़ीद डिटेल के लिए वो पहली वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसके फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो हमारी बुक के अंदर इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसकी हेडिंग लिखी हुई है डिपार्चर ऑफ हैलोजन एटम फ्रॉम सबस्ट्रेट टू फॉर्म कार्बोकैटाइन, ठीक है, यानी कि हैलोजन एटम का अलग होना किसी भी सबस्ट्रेट से ताकि कार्बोकैटाइन बन सके। बट अभी हम इसके अंदर जो है सिंपल हेडिंग डालेंगे किस बात की, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। अब फॉर्मेशन के अंदर और ये कार्बोकैटाइन होता क्या है, तो ये जब हम इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपर ये कहा था कि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए फेवरेबल होते हैं, यानी कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में ये बड़ी आसानी से हो जाता है। तो हम इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर टर्शरी अल्काइल हैलाइड को ही ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसी मिथाइल को ले लेते हैं, CH3 और यहाँ पर भी CH3। इसकी 3 वैलेंसीज कार्बन से अटैच है और एक वैलेंसी को हम ब्रोमीन से अटैच कर देते हैं, और हमें पता है कि ब्रोमीन एक हैलोजन एटम है। तो इस तरह ये हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड। अब इसका रिएक्शन होना है। अब इसका रिएक्शन किसी और चीज़ से नहीं होना, मतलब यहाँ पर हमें किसी न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम अभी देख चुके हैं कुछ देर पहले कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो हमें यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर होता क्या है कि ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये होता है किसमें, वाटर में होता है। वाटर का मतलब पानी में होता है। पानी हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है। पानी हमारे पास पोलर होता है। तो पानी हाईली पोलैरिटी की वजह से करता क्या है कि पानी इस कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान के बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर पानी के ज़रिए क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाता है। हम सब जानते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये जो ब्रोमीन है ये पार्शियल नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होता है ये हम देख चुके हैं पहले कि हैलोजेंस जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन की बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आया है, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन से आया हुआ है और इन दोनों की बॉन्डिंग हुई है। बट ब्रोमीन जो है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच कर ले जाने की जो सलाहियत या जो एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है वो ब्रोमीन के पास या सारे हैलोजेंस के पास ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो ब्रोमीन है ना, जब ये बाहर आता है तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर नहीं आएगा, ये कार्बन का जो ये है ना इलेक्ट्रॉन, ये उसको भी लेके बाहर आएगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कार्बन के पास उस वक्त इस तरह के 3 मिथाइल रह जाएंगे, ठीक है। 3 मिथाइल वही वाले मिथाइल है जो 1 2 3 यहाँ पर बच गए, ठीक है। और हमारे पास क्या निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके, और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये वाला जो सारा काम है ये हमारा हुआ किसमें, वाटर के अंदर हुआ है। और ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। इस स्ट्रक्चर को हमने कहा कि ये कार्बोनियम आयन है, बट इस कार्बन की 3 वैलेंसी किसी अल्काइल से अटैच्ड हैं, दैट्स वाई हम इसको टर्शरी कार्बोनियम आयन कहेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आई कि जो वाटर है वो ख़ुद भी हाईली पोलर है, और ये जो ब्रोमीन है ये भी बहुत ज़्यादा पोलैरिटी रखता है। पोलैरिटी क्या होती है ये भी मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि पोलैरिटी क्या होती है। तो वाटर जो है ना, इस जो भी रिएजेंट इसके अंदर काम कर रहा होता है, रिएजेंट्स हमने अभी देखे हैं कि OH रिएजेंट होता है, SH होता है, CN होता है, इसके अलावा ईस्टर और ईथर भी रिएजेंट्स होते हैं। तो जो भी रिएजेंट हम यहाँ पर डालते हैं ना,
वाटर उस रिएजेंट को काम करने नहीं देता, बल्कि उसकी एक्टिविटी को रोक कर वाटर खुद अटैक करता है इसके बॉन्ड पर और कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को बीच में से तोड़ देता है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये अलग होकर कार्बोनियम आयन बन जाता है, और ये ब्रोमीन जो है यहाँ पर इस तरह अलग हो जाती है। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब सेकेंड स्टेप के अंदर होता ये है कि जो हमने कार्बोकैटाइन पीछे बना लिया है, उस कार्बोकैटाइन पर एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही कार्बोकैटाइन ले लेते हैं जो कि हम पहले जो है वो बना चुके हैं। इस तरह करके हमने एक मिथाइल वाला ही हमें मिला था, मिथाइल ग्रुप्स इसके अटैच हैं, तो ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बना था। अब होता है इसके अंदर यूँ है कि जो भी हमने न्यूक्लियोफाइल डाला है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने OH को डाल दिया है, OH हमारे सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, लेकिन ये बात याद रहे कि ये OH अकेला नहीं है, हमें पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा। तो उसके अंदर से ये जो OH ग्रुप होगा ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो ये OH ग्रुप होगा, सिर्फ यही ग्रुप इस पूरे केमिकल पे या इस पूरे कार्बोकैटाइन पे अटैक करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव था, OH नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर अटैक करता है। अटैक करके अब होगा क्या कि हम सब जानते हैं कि जो कार्बन होता है ना, उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं। मतलब अगर ये एक कार्बन है ना, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है ना, वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो अब जो ये कार्बन है ना, ये भी ऑब्वियसली 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम एक कार्बन को ऐसे लगा के ये 4 बॉन्ड इसके ऊपर बना देते हैं। अब हमें पता है कि 3 वैलेंसी इसकी, तो ये कार्बन वाली हो जाएंगी, मिथाइल वाली, क्योंकि इसके साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसकी 3 बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ है। और एक जो बॉन्ड है ना, ये OH है, OH का है, ये OH आकर इसके ऊपर अटैक कर देगा, और इस तरह से हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होगा टर्शरी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम इसको ब्यूटाइल कह देते हैं, और OH अटैच है, तो ये अल्कोहल है। ठीक है, तो अब इन दी एंड अगर हम लोग देखें और आप लोग और करें, तो हमें पता ये चलता है कि हमारे पास जो पहले कंपाउंड था ना, वो ये ब्रोमीन था, मतलब ये मिथाइल ब्रोमाइड था। अब हुआ क्या कि हमने जो रिएजेंट इसके अंदर डाला, फॉर एग्जांपल वो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो उस OH ने क्या किया कि इस ब्रोमीन को यहाँ से हटाया पहले, और ब्रोमीन की जगह पर आकर खुद लग गया। इसलिए इसको कहते हैं कि ये SN1 रिएक्शन है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 स्टेप के अंदर काम हुआ। पहला रिएजेंट हमारे पास एल्काइल हैलाइड का ब्रोमीन था। ठीक है, ये पूरा अल्काइल हैलाइड जो था ये एक रिएजेंट है ना, तो इस रिएजेंट ने सबसे पहले अपनी एक्टिविटी दिखाई। इसके बाद ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो भी हम डालेंगे, इसने अपनी रिएक्टिविटी दिखाई। तो हम ये कहने में कामयाब हो गए, या ये बात साबित हो गई कि ये एक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। अब अगर हम इस रिएक्शन के रेट की बात करें, तो इसका जो रेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो करती है कंसंट्रेशन को, और रेट इस सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सबस्ट्रेट हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, अब इस सबस्ट्रेट को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमारे पास लगेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारे पास होगा K, और K के बाद ये आ जाएगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो इन दी एंड इस SN1 रिएक्शन के हमें ये पता चला कि जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये चेंज किस में हो गया, इस ब्यूटाइल अल्कोहल में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके स्टेप 2 की तरफ। उसके अंदर भी इसी तरह का एक रिएक्शन हो रहा है, उसको हम SN2 रिएक्शन कह रहे हैं। अब ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये सबसे पहले होता क्या है, बायोमोलिक्यूलर। पहला जो रिएक्शन था वो हमारा था यूनिमोलिक्यूलर, बट ये हमारे पास होगा बायोमोलिक्यूलर। बायोमोलिक्यूलर का मतलब है कि इसके अंदर 2 रिएजेंट्स काम करेंगे और एक ही स्टेप होगा, 1 स्टेप रिएक्शन होगा। उस एक स्टेप के अंदर ही ये दोनों रिएजेंट्स आकर अपनी रिएक्टिविटी एक साथ शो कर देंगे। अब चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म से पहले हम एक बात ये देख लेते हैं कि SN2 रिएक्शन फेवरेबल होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स कार्बन के जिनकी
ये तीनों वैलेंसी जो है वो कार्बन से ही अटैच हो। तो कार्बन से जिसकी वैलेंसी अटैच हो गई तो वो तो टर्शरी हो गया ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से इसकी अटैच होनी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, और इसके साथ यहाँ पर कोई भी एक्स लग जाएगा, यानी कि हेलोजन। ठीक है, तो ये इस तरह का कंपाउंड होगा, तो हम इसको CH3X कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं, और आगे चल के हम यही वाला कंपाउंड ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिया, कि इसकी बॉन्डिंग यहाँ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्रोमीन। अब ब्रोमीन की जगह और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब ब्रोमीन के साथ यहाँ पर जो चीज़ अटैक करेगी ना, वो चीज़ होगा OH। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के वो KOH है। अब ये चीज़ मैंने इधर फ्रंट पे नहीं लिखी, क्योंकि जो पूरा कंपाउंड है ना, ब्रोमीन जो है वो ख़ुद एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, तो वो किसी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उस पर इतना आसान नहीं होता। दैट्स वाई ये जो OH है ना, ये बैक साइड से इसके ऊपर अटैक करता है। अब हमें पता है कि ब्रोमीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, और इसका जो OH है ये भी पार्शियल नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, और आगे बनता क्या है, आगे जो है ना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम अनस्टेबल कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास जो बीच में कार्बन है, इस तरफ जो है ये OH आता है, और इस तरफ जो है वो ब्रोमीन आता है, और जो तीनों हाइड्रोजन है ना, ये इसी तरह करके आ जाते हैं। बट ये जो चीज़ है ना, ये कोई कंपाउंड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कार्बन 5 बॉन्ड तो कतन बना ही नहीं सकता, 4 वैलेंसी है उसकी। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, क्योंकि कार्बन OH के साथ बॉन्ड करना चाह रहा होता है, और ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये वाला बॉन्ड वीक हो रहा होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। अब जो वीक हो रहा है ना, ये जो ब्रोमीन है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अपना इलेक्ट्रॉन ये कतन कार्बन के पास छोड़ के नहीं जाएगा, ये अपना भी लेकर जाएगा, और जो कार्बन वाला है ना वो भी साथ ले जाएगा। तो दोनों एटम जब ये बाहर लेके निकलेगा ना, तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ क्योंकि आई हैव नो मोर स्पेस। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो रहा है, ये वीक होना शुरू हो रहा है, तो हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है OH। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और ये जो ब्रोमीन है ना, ये पूरे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल आती है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पोटाशियम है ना, ये भी तो यहाँ से अनबॉन्ड हुआ है ना, और ये ब्रोमीन भी बचा हुआ है, तो ये पोटाशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर एक प्राइमरी मिथाइल अल्कोहल बना है। ठीक है, OH ग्रुप क्योंकि इसके अंदर आ गया है, तो ये 1 डिग्री मिथाइल अल्कोहल इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह। अब ये वाला जो स्टेप है ना, इस स्टेप का जो रेट है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन की, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और एक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफाइल की सब्सटीट्यूशन बोल रही हूँ, कंसंट्रेशन के। ठीक है, 2 चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर से जो कांस्टेंट हटेगा तो इक्वल्स टू K, दैट इज सबस्ट्रेट, और फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के चीज़ बनती है। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल क्या है, जिसने अटैक किया था बाहर से आके, ये है न्यूक्लियोफाइल, और ये जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर से एक वीक न्यूक्लियोफाइल को निकालते हैं, और वो जो स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल आता है वो उसकी जगह पे आके लग जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिकली जो हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह से हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह आके लग जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड बिल्कुल सेम है, बट फ़र्क इस ब्रोमीन का है। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पर OH है। तो पता ये चला कि OH जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, OH ने ब्रोमीन को उसकी जगह से हटाया और ख़ुद आकर उसकी जगह पे लग गया। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एलिमिनेशन रिएक्शंस को और बीटा एलिमिनेशन